Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम लोग को 5.8 के ऊपर बात करनी है, जिस पर मैंने आपको कहा था 5.8 वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। मैंने आपको कहा था कि आप अपने डाउट्स भेजिएगा। मुझे 4 क्वेश्चंस रिसीव हुए, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो कोशिश करते हैं आज जितने क्वेश्चंस हो जाए, देखते हैं मे बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पिक कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप देखते हो तो आपके पास गिवन है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 9। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये भाई रोलेज थ्योरम को वेरीफाइड करता है या नहीं। और अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपको रोले प्रमेय का जो विलोम कथन है वो सत्य लगता है कि नहीं लगता, मतलब कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम इज ट्रू और नॉट। आप क्या जस्टिफाई करेंगे वहां से, तो उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ, तो करते हैं अलग क्वेश्चन। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 9। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देख लेते हैं, गिवन फंक्शन लिख लेते हैं, जो भी चीज हमारे पास गिवन है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड इंटरवल। जो इंटरवल गिवन है वो इंटरवल कितना है, 5 9। इंटरवल है 5 9। तो अब हमको देखना है कि रोलेज थ्योरम की 3 कंडीशंस आपको पता होना। पहला है क्लोज इंटरवल में वो होनी चाहिए कंटिन्यूअस, दूसरा है ओपन इंटरवल में वो होनी चाहिए डिफरेंशिएबल, और तीसरा फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, टैप करके आप पहले उसको देखें, फिर आज का सेशन देखें तो समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये कंटिन्यूअस है या नहीं हमें नहीं पता, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं हमें नहीं पता, अभी नहीं पता। पता भी है तो नहीं पता, हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलो करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू इंटरवल 5 9। हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ ए। तो फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ ए, है ना। अच्छा, अब आपको मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर पता है या नहीं? नहीं पता, शायद पता भी होगा तो भूल गए होंगे शायद। मैं एक बार याद दिलाता हूँ। देखो, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की क्या खासियत होती है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की क्या खासियत होती है। अब अगर मैं आपको मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन को ना आपकी डेली लाइफ से जोड़ के दिखाऊं तो आपके, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हर फ्रेंड सर्कल में एक ना एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो, मतलब जैसे मान लो आप आए, आपने कहा देखो मैंने ये शूज़ 2,500 रुपये लेके आए, तो उसका रिएक्शन ये होता है, अरे यार मैं 2,000 में ला के दे देता। होते हैं ना ऐसे लोग। वही चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब ये बिहेवियर, इसका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर भी वैसा है। मतलब आपने घड़ी दिखाई, देखिए यार मैं 5,000 4,000 रुपये की घड़ी लेके आए, बोलेगा हाँ मैं 3,500 में दिला, भले वो 1,500 रुपये की घड़ी हो। आपने 4 बोला तो 3,500 बोलेगा, उसका बिहेवियर ही यही है। तो वही बिहेवियर मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का है। मतलब मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में अगर आपने 1.3 बोले तो बोलेगा नहीं 1 होगा। मतलब उसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर रहता है उसको वो रिजल्टेंट के फॉर्म में दे देता है। जैसे यहाँ मैंने कह दिया 2.66, तो ये रिजल्ट में 2 दे देगा। अगर मैंने कह दिया 3.1 तो वो रिजल्ट में 3 दे देगा। तो ये बिहेवियर है मैक्सिमम। अच्छा, नेगेटिव में देख लेते हैं, जो एक और -1.3, तो -1.3 वो -2 दे देगा। अब बोलिए ये क्या चमत्कार, यहाँ तो 3 था तो 3, -1.3 -2 क्यों नहीं होगा भैया? देखो जरा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, क्या था 1.3 यहाँ आएगा। तो क्या किया 1.3 का, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर दैट इज 1। 2.66 यहाँ आएगा कहीं, क्या किया उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 2। -1.3 यहाँ आएगा, तो -1.3 के जस्ट पहले वाला इंटीजर दैट इज -2। इस तरीके से ये बिहेव करता है। अच्छा देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ देखना, जैसे मान लो मैंने जो अपना 2.9 लिखा, ठीक है, 2.9 लिखा और 3.1 लिखा, तो बताना जरा 2.9 और 3.1 का आंसर कितना आएगा। 2.9 का आंसर कितना आएगा 2, और 3.1 का आंसर कितना आएगा 3। इस चीज को बहुत ध्यान समझना। 2.9 का आंसर 2, 3.1 का आंसर 3, और सिर्फ अगर 2 लिखा तो इसका आंसर 2। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये अभी आपको यहाँ काम आएगी। 2.9 का आंसर 2, 3.1 का आंसर 3 और 2 का आंसर 2। तो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ ए कितना आएगा, ए। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट।
सो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं मैं पुराने लेक्चर में सिखा चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखें, आपको मेरे चैनल पे पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा लेक्चर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h निकाल ले रहे हैं। सो बहुत ध्यान से सुनना, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h मतलब मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस h। आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो h जो है ना वो बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा, लगभग 0 के बहुत क्लोज है। तो देखो अगर 3.1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, इस 3.1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.1, और इस 2.9 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 0.9। अब समझ के देखो h का बिहेवियर 0.1 के जैसे है। तो a प्लस एच मतलब 3 प्लस 0.1 बिकम्स 3.1, उसका आंसर 3 आया, मतलब यही आया ना उसका आंसर। तो a प्लस एच का आंसर सिर्फ कितना आएगा, a। तो h तो लिमिट रखने की जगह है नहीं, आंसर a ही आ जाएगा। ये कौन सी लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। अगला देख लो, अगला लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, नहीं दिख रहा, हाँ, फंक्शन ऑफ a माइनस एच मतलब मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस एच। इससे देखो, ये समझ लो a है, ये h है, तो a माइनस एच तो छोटी हो जाती है वैल्यू। तो देखो 3 माइनस 0.9 कितना आया, 2.9, तो आंसर कितना आया 2। 2 क्या है, ये जो नंबर आया इस नंबर से एक छोटा है, तो a माइनस एच का जो आंसर आएगा, ये चीज समझो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस एच का, जैसे 3 माइनस 0.1 था तो उसका आंसर 2 आया, इससे एक कम, तो a माइनस एच का आंसर आएगा इससे एक कम, दैट मीन्स a माइनस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का आंसर आ जाना है, लिमिट तो रखने की जगह है नहीं तो a माइनस 1 आ जाना है। सो आपकी 3 वैल्यूज आई, दैट इज a एंड a माइनस 1। क्या तीनों इक्वल हैं? अगर तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हो गया तो भाई रोले की जो केस 1 था वो क्या था, केस 1 था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट यहाँ क्लैरिफाई क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 5 9। सो बात ये होती है, देखो रोले की 3 कंडीशंस थी, है ना। पहला कंटिन्यूअस वाली थी, दूसरी जो कंडीशन थी वो थी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, और तीसरी थी फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। अब सुनना ध्यान से, जैसे अगर मान लो पहला ही केस फॉल्स हो गया, कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं हुआ, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना, वहीं लिख देना कि भैया नहीं है, कहानी खत्म। और पहला और दूसरा हो गया, दूसरा नहीं हुआ, पहला हो गया दूसरा नहीं हुआ, तो बोल दोगे दूसरे के बाद कि भैया अब आगे नहीं हो पाएगा, यहीं पर रामकथा समाप्त हो गई। और पहला दूसरा हो गया और तीसरा नहीं हुआ, तो 2 करके तीसरे के बाद लिख दोगे कि भैया नहीं होगा आगे। तो आप यहाँ लिख दोगे ऑल 3 कंडीशन, नहीं, द फर्स्ट केस ऑफ, ऐसा करके लिख देना आप चाहें तो। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस भी लिख सकते हैं आप, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोले थ्योरम, or you can write Rolle's theorem, does not satisfy, hence the Rolle's theorem is not verified for the given function and at the interval। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर एक और चीज क्वेश्चन में थी, वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं क्योंकि ये फर्स्ट वाले के जैसे सेकंड वाला है ना, आप सेकंड कर लेना, मैं सीधे थर्ड बता रहा हूँ फिर। अब देखो यहाँ एक और चीज है कि कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम, आप बताइए कि रोले प्रमेय का विलोम कथन सत्य होगा या नहीं। सिर्फ इस आधार पर आप बता सकते हैं क्या कि वो ट्रू होगा या नहीं होगा। तो देखो मैं आपको सिंपल सी थ्योरी बता दूं, इस मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर क्या लेट किया है, ये जो a है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, a जो है वो इस 5 और 9 के बीच में, और हमारी जो फर्स्ट कंडीशन जो कहती है, किसकी फर्स्ट कंडीशन कहती है, रोले की, कि वो इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी जो यहाँ प्रूफ किया हुआ है वो मैंने a के लिए प्रूफ किया है फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस। अब बताओ, मैंने माना है कि a और 5 और 9 के बीच की कोई वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के सब कुछ आंसर आया, इसमें भी वो डिसकंटिन्यूअस ही आई है। अब
ये तो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होता है, ये बात आपको पता है, मैंने पहले प्रूफ कराया हुआ है, फिर भी मैंने बता दिया है, पूरे रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर कोई वैल्यू 5 9 के बीच है या नहीं है, देखो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा टिपिकल हो गया, सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहली कंडीशन है एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। तीसरी कंडीशन है फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। फिर बोलते हैं कि एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखो, यहाँ से सी निकालना, देखना ए और बी के बीच में आएगा। ठीक है, ये आपका रोलेस थ्योरम था। तो अब सुनो, इसका कन्वर्स क्या होगा कि सी अगर ए और बी के बीच में है और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ट्रू हो रहा है, मतलब ये दोनों सब सही होंगे। तो अगर मैं इसके बीच की कोई वैल्यू ले लूं जिसके लिए एफ डैश सी, मतलब जो फंक्शन है ये तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो इसका तो डिफरेंशिएशन निकल ही नहीं सकता, तो इसका तो कन्वर्स वैसे ही ट्रू नहीं है, इसका तो कन्वर्स वैसे ही ट्रू नहीं है, चाहे इस इंटरवल, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है और पूरे रियल नंबर के लिए डिसकंटिन्यूअस है, तो वैल्यू इसके बीच की लूं या ना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सिंपल सा स्टेटमेंट लिख लोगे लास्ट पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट है कि द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिख लो सबसे अच्छा, कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका विलोम कथन सत्य नहीं है। ठीक है, रोले कथन सत्य है पर उसका विलोम कथन सत्य नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि अगर सी इसके बीच की वैल्यू है और एफ डैश सी 0 है, तो जरूरी नहीं ये तीनों सब चीजें सत्य हो, ये तीनों सत्य हैं तो ये होगा, पर ये अगर है तो जरूरी नहीं ये हो। ठीक है, तो ये उसके पीछे के रिजल्ट्स थे। अभी हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड भी ऐसे ही आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन आप बना के देखेंगे, मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन का, मतलब ये वाला है जी, फर्स्ट का फर्स्ट हो, सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड भी ऐसे ही है, सेकंड का थर्ड में करा रहा हूँ। सेकंड का थर्ड देखो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटरवल गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2। तो ये देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी होते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होते हैं, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज, उधर लिख दिया, एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। सो केस वन क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1 2। सेकेंड केस क्या था, यहाँ रोमन नंबर लिख दिया, आप अच्छे से लिख देना। सेकेंड केस था फंक्शन ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 2, ये भी हो गया। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस था फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, सो हम निकाल दे रहे हैं फंक्शन ऑफ 1, यहाँ से निकालो फंक्शन ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन ऑफ 2 निकाल दे रहे हैं, सो ये आ जाना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 which becomes 4 minus 1 that is equal to 3, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ 1 does not is equal to फंक्शन ऑफ 2। तो आप लिख दोगे ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर नॉट satisfy, hence the Rolle's theorem is not verified for the given function at the given interval। तो इस तरीके से आपको ये चीजों को करना था। तो देखो फर्स्ट वाला भी सेटिस्फाई नहीं करना, सेकंड भी नहीं कर रहा और थर्ड भी नहीं कर रहा, और कन्वर्स ट्रू नहीं है लिख देना, क्योंकि हमने देखा कि अगर ऊपर वाली चीजें ट्रू हो तो नीचे वाली चीजें ट्रू होगी, पर नीचे वाली चीजें ट्रू हो तो जरूरी नहीं कि ऊपर वाली चीजें ट्रू होगी, क्योंकि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो रियल नंबर्स के लिए भी ट्रू होते हैं, पर यहाँ तो हम बीच वाली वैल्यूज पुट करते हैं। खैर उसके ऊपर बात हो चुकी है, अब हमको चलना है क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है ना, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, फंक्शन जो डिफाइन है वो ऐसे डिफाइन है कि -5 से 5 टू रियल नंबर्स, और आपको बोल रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब अवकलनीय फलन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, ठीक है।
एज वेल एज एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, ये भी बोल दिया गया है एनीवेयर, किसी भी वैल्यू पर। और तब हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ -5 डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। तो देखो हम सॉल्यूशन चलते हैं। इससे पहले जब मैंने आपको सबसे पहला जो लेक्चर इस पे बनाया वहां पर मैंने एक लाइन भी बोली थी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है डिफरेंशिएबल है, तो हमारा जो पहला केस था वो पहला केस क्या था बताओ? पहला केस क्या था बताओ? फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल। अच्छा ये तो अलग केस है ना, क्वेश्चन क्या बोला है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, तो फंक्शन ऑफ -5 डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 हमको प्रूफ करना है। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा अलग चल गया था, क्वेश्चन देखे नहीं। हाँ, तो हम क्या जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? हैंस द गिवन फंक्शन, हैंस द गिवन फंक्शन इज व्हाट? क्या होगा अगर गिवन फंक्शन जो है वो द गिवन फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन ऑफ ए जो है, मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन हैज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू, जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अच्छा दूसरी बड़ी बात ये देखो, यहाँ पर बोला है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब ये कभी जीरो नहीं होता। कौन? एफ डैश एक्स। So at x is equal to c, f dash x, f dash c does not is equal to 0. At x is equal to c, f dash c does not is equal to 0. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है f dash x does not vanish anywhere. अब बताओ f dash c का क्या फॉर्मूला होता है? That is function of b minus function of a upon b minus a does not is equal to 0. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहानी निकल के आ रही है कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? ये a हो गया, ये b हो गया, रख दे रहे हैं फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। व्हाट इज b? 5 माइनस a कितना? -5 ले रहे हैं फॉर a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 5, जो यहाँ पर गिवन था डोमेन के फॉर्म में। सो 5 - 5 डज नॉट इज इक्वल टू 0। 5 माइनस ऑफ -5 बिकम्स 10, उसका इंटू यहाँ पे हो जाना है। ऊपर भी a और b की वैल्यू रखे नहीं हमने। फंक्शन ऑफ b मतलब फंक्शन ऑफ 5 माइनस फंक्शन ऑफ -5 डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 5 माइनस ऑफ -5 10 हो जाएगा और 10 का इंटू 0 में होगा तो सब 0 हो गया। अगली बार मैं इसको यहाँ भेज दो। सो देखो क्या आता है, ये कुछ और लिखा हुआ है। सो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ 5, ये यहाँ जाएगा तो डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -5। यही प्रूफ करना था कि हाँ मतलब आगे पीछे फंक्शन ऑफ -5 डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5, तो इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना, यही तो आपको प्रूफ करना था। कैसे हमने किया देखो, बहुत इजी था। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और दो गिवन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो एफ डैश सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी अगर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमको बताना है कि एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ डैश सी 0 नहीं होगा। ये कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में ही बोला है ना, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एयरवेयर, मतलब किसी भी वैल्यू पर एफ डैश एक्स 0 नहीं होता, तो हमने x इज इक्वल टू सी पर बोल दिए कि एफ डैश सी 0 नहीं होगा, एफ डैश सी की वैल्यू रख दिए कितनी? फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये कहाँ से लिख रहे हैं? बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्यों लगा पाए? क्योंकि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही प्रूफ कर दिया हमने। b और a की वैल्यू रख दी, a की जगह -5, b की जगह 5, ये आपका प्रूफ आ गया। देन आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें हमको MVT प्रूफ करना है, मीन वैल्यू थ्योरम,
और दूसरा ये अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो ये उसका पहला पार्ट है और ये उसका दूसरा पार्ट है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको काम कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही काम करना है। मतलब फर्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कौन से थ्योरम के लिए सबको प्रूफ किया बताएंगे, रोले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करके बताओ, पर वो कौन से थ्योरम के लिए करके बताओगे, लैंग्रॉज थ्योरम के लिए, दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो काम सारे वही हैं, बस जहां रोले के लिए सॉल्व कर रहे थे उनको किसके लिए करेंगे, लैंग्रॉज के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे भी नहीं होने क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस था, ये भी डिसकंटिन्यूअस था। हाँ, थर्ड वाले में आपको कहानी मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि थर्ड वाली जो तीनों कंडीशन है वो ट्रू कर लेगा, ये कंटिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, और ये हो रहा था फंक्शन ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, जो रोले में तो ट्रू नहीं होता पर ये उसकी कंडीशन है लैंग्रॉज की, तो थर्ड वाला केस उसमें ट्रू हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूँ, पेज लगेंगे, जस्ट अ मिनट। सो क्वेश्चन नंबर व्हाट 5th, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, क्लोज इंटरवल ए बी में बताना है जहाँ a है 1 और b है 3। सो कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो fx जो है वो कंटिन्यूस भी होगा, fx इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल 1 3। दूसरी कंडीशन, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, आप लिखना वहाँ पे पूरा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, fx इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 3। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों होता है। तीसरी कंडीशन, मीन वैल्यू थ्योरम बता रहे हैं, फंक्शन ऑफ ए निकालते हैं, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 1, तो फंक्शन ऑफ 1 निकालो, कितना आना है 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 विच बिकम्स माइनस 7। फंक्शन ऑफ बी निकालते हैं, फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 3, तो ये आ जाना है 3 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, तो फाइनली आएगा 27 माइनस 54, दैट मीन्स माइनस 27। सो देखो, फंक्शन ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी प्रूफ हो गया, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम की तीसरी कंडीशन थी, तो आप यहाँ लिखोगे ऑल 3 कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाई। देन उनकी क्या कहानी थी, पुराना लेक्चर में सिखा चुका हूँ, अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या कहानी थी, कि एफ डैश सी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ साइड में हम एफ डैश एक्स निकाल लिया करते थे, व्हाट इज एफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाना है f डैश x, x क्यूब का होना है 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का होना है 10x और 3x का होना है माइनस 3। सो f डैश c निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं आना, बस जहाँ x है वहाँ c आ जाएगा। सो ये कितना बनना है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, तो फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू आई है माइनस 27 माइनस फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू है माइनस 7 होल डिवाइड बाय बी माइनस ए, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है। सो इसको करते हैं, इसको करते, कहाँ गया ये, सो कितना आ जाना है देखो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 27 प्लस 7 becomes माइनस 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स माइनस 10। सो 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये माइनस 10 जब यहाँ आएगा तो प्लस 10 हो जाना है, तो माइनस 3 प्लस 10 बिकम प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर्स ऐसे जिनका प्रोडक्ट करने पर 21 आए और ऐड करने पर माइनस 10, तो ये होंगे, क्या होंगे, माइनस 3 माइनस 7, सो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3c कॉमन लोगे तो c माइनस 1, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लोगे तो c माइनस 1, तो यहाँ से आ जाना है c माइनस 1 और यहाँ से आ जाना है 3c माइनस
7, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जानी है, c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 7/3। और जो आपके पास इंटरवल था वो कहाँ गया जी, ये 1-3 था। इस इंटरवल के बीच में ये भी है और ये भी है। बट देखो क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ शायद बोला है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ओपन इंटरवल में बोला है जहां तक मैंने देखा था। अभी क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन वाला कहाँ चला गया, तो पेपर ही गया पूरा है यहाँ। ये देखो वैसे यहाँ आगे जाके तो खैर दूसरा क्वेश्चन है, बट यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया है कि सी जो है वो ओपन इंटरवल में चेक करना है। तो ओपन इंटरवल में चेक करना है तो 1 और 3 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड होगी। तो c इज इक्वल टू 1 को हम नहीं लेंगे, c इज इक्वल टू 7/3 के लिए आ जाएगा c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1-3। सो यहाँ से वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर ये बंद हो गया है। एक दूसरा क्वेश्चन भी आ गया यहाँ से कि फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1-3 फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। तो ये भी करना पड़ेगा इसका सेकेंड पार्ट। एंड व्हेन f डैश c दैट इज इक्वल टू 0, व्हाट इज f डैश c, यही तो था, लिख दे रहे ना कितना था ये, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखो फैक्टर तो नहीं टूट रहे, तो हम वो लगा देते हैं, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100 माइनस 4ac दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई 2a दैट मीन्स 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई कर दो, 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस माइनस का प्लस हो जाना है, 3 3 जा 9, 9 9 4 जा 36 डिवाइड बाय 6। तो c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 136 डिवाइड बाय 6। अब अंडर रूट ऑफ 136 भी निकालना पड़ेगा, तो चलो एक मैजिकल मेथड से वो भी निकाल लेते हैं। तो ये मैंने कभी शायद नहीं बताई है ऑनलाइन। ये फॉर्मूला होता है एक, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट सी प्लस एक्स माइनस सी अपॉन 2 रूट सी। ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। c जो है ना 136 के सबसे पास वाली वैल्यू देखते हैं जो किसी का स्क्वायर है। तो 136 से पहले 121 और उसके जस्ट बाद है 144, सबसे ज़्यादा पास है 144। तो यहाँ जाना है अंडर रूट ऑफ 144 प्लस एक्स माइनस सी, एक्स ये होना है 136 माइनस 144 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 144। तो इट इज़ 12, 136 माइनस 144, तो ये कितना आएगा 136 माइनस 144, 4 8 आ जाना है, माइनस 8 आ जाना है डिवाइड बाई 2 इंटू 12। तो ये 2 से कैंसिल हो गया कितने टाइम, 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो गया 3 टाइम दैट मीन्स 12 माइनस 1/3 आ जाएगा दैट मीन्स 0.33 दैट इज इक्वल टू 11.67। तो इसको रख दे रहे हैं, c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस वट कितना है 11.67 होल डिवाइड बाय व्हाट 6। तो कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाइड। एक बार प्लस साइन ले लो, ऑन टेकिंग प्लस साइन, जब आप प्लस साइन लोगे तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 11.67 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 21.67 डिवाइड बाय 6। सो सिंप्लीफाइड करो कितना आता है, 3 पॉइंट आएगा, 3 हो गया ना, तो 3 कैरी आता है 3.61 समथिंग आएगा। एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन देन c इज इक्वल टू आ जाना है 10 माइनस 11.67 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.67 डिवाइड बाय 6। तो माइनस 1.67 डिवाइड बाय 6 तो करोगे तो कितना आ जाना माइनस कितना 0.2 और ये तो ख़त्म हो गया ना, 0 पॉइंट कितना आना है 2 और ये 47 हो जाना ना, तो ये जाना है 7 टाइम्स। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ देखो c की दो वैल्यूज आई है, एक वैल्यू आई है 3.61 और एक आई है माइनस 0.27। बट आपको क्या बोला गया था कि f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए c की वो वैल्यूज को आपको निकालना है जो इस इंटरवल 1-3 में एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ देखो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आई c की जो इस इंटरवल के बीच में और इसको ट्रू कर रही हो। तो इसको ट्रू करने वाली तो ये दो वैल्यू है बट ये इस इंटरवल के बीच में नहीं है। तो आप लिख दोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ c फॉर विच c बिलोंग्स टू 1-3 फॉर दैट f डैश c दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है सेशन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।